हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लेंगे, जो ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और ये सभी क्वेश्चन लगभग हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। गलत हो जाते हैं तो फिर बाद में ये होता है कि ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था बट क्वेश्चन गलत हो गया। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। विकल्प आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे ये देख लीजिए, डिसइंफेक्शन, तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इन्फेक्शन पहले पढ़ लीजिए, फिर आगे डिस लगा दीजिए। डिस आगे लग गया तो डिस का मतलब होता है रिमूव करना। तो डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन को रिमूव कैसे किया जाएगा? समस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विनाश करके या समस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनके स्पोर सहित विनाश करके। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास करके डिसइंफेक्शन उसी को कहते हैं। जैसे हम लोग डिटॉल यूज करते हैं, अभी तो कोविड चल रहा था तो कोविड में हम लोग कितने सैनिटाइजर यूज किए। सैनिटाइजर क्या करता है? ये डिसइंफेक्शन तो ही करता है। तो ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, संक्रमित आर्टिकल की क्लीनाइजिंग करते समय सर्वप्रथम, ये देखिए संक्रमित आर्टिकल को क्लीनाइजिंग करते समय सर्वप्रथम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट पे ठंडे पानी से उसको धुलते हैं, फिर गर्म पानी से धोना चाहिए। ऐसे करेंगे तो फिर डिसइंफेक्शन के चांस हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ठंडे पानी में तो ठंडे पानी से इन्फेक्शन के चांस होते हैं, बट जब आप गर्म कर देते हैं तो बॉयल करते हैं तो जो पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं। फिर ये काम करता है एकदम अच्छे से। तभी तो गर्म पानी करके बोलते हैं, डायरिया वायरिया हो जाती है अगर पेशेंट को डायरिया हो गया तो उसको बोलते हैं गर्म पानी से आप गर्म पानी का सेवन करें। पानी को गर्म कर लें, फिर ठंडा करके फिर पिए पानी। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 घन फीट के कमरे को धूमीकृत करने के लिए आवश्यक फार्मेलिन होगा। फार्मेलिन यूज किया जाता है। तो ये देखिए 100 धूमीकृत करने के लिए कितना यूज किया जाएगा? तो 250 ml यूज किया जाएगा फार्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग में ताप, टेम्परेचर व दाब रखा जाता है। तो ऑटोक्लेव क्या होती है, पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव एक टेक्निक होती है, एक यंत्र होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑपरेशन थिएटर रूम होता है तो वहाँ पे सीजर्स, कैंची, तमाम चीज़ें इक्विपमेंट यूज होती हैं। अब वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसको स्टेराइल करने के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव ऐसे एक मशीन होती है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ चैम्बर ऐसे लगे रहते हैं, इसमें रख देते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ से वो इलेक्ट्रिक वाली होती है, लाइट में लगाते हैं, बिजली में। फिर उसके बाद इसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देते हैं और प्रेशर भी देते हैं, तो स्टेराइल हो जाता है इक्विपमेंट। तो ऑटोक्लेव से क्या किया जाता है? स्टेराइल। स्टेराइल पोजीशन क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होते हैं उस पर वो मर जाते हैं और वो स्टेराइल हो जाती है। तो स्टेराइल होने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर किस पे देते हैं? ऑटोक्लेव टेक्निक में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सफाई के लिए साबुन और पानी का यूज किया जाता है क्योंकि साबुन जो होता है ये क्या करता है? ये वसा का वाष्पीकरण करता है एवं जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस एरिया जो होता है वो घटा देता है। तो तभी तो साबुन यूज करते हैं। कपड़े में जो मान लीजिए कोई ऑयल लगा होता है कपड़े में, तो क्या करता है? साबुन जब लगाते हैं तो वसा का, ये ऑयल का क्या करता है? वाष्पीकरण कर देता है और जल का पृष्ठ, सरफेस एरिया घटा देता है, तो आसानी से वो रिमूव हो जाता है कपड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कांच की सिरिंज, जो कांच पहले, अब तो एकदम नहीं यूज होता, कहीं पे आप देख लेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। कांच की जो सिरिंज होती है, जो के बीच संक्रमण हेतु सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो हॉट एयर। हॉट एयर को सिरिंज से जब करेंगे तो क्या हो जाती है? वो स्टेराइल हो जाती है। तो हॉट एयर यूज करते हैं, बॉयल भी यूज करते हैं, लेकिन बॉयलिंग में क्या होता है ना, जब भाप लगता है, हॉट एयर जब लगती है तो इससे काफ़ी अच्छे से क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है बॉयलिंग से भी ज़्यादा। तो हॉट एयर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम लगाइएगा। इसमें बॉयलिंग काफ़ी स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन बॉयलिंग नहीं सही होगा। हॉट एयर से कांच के सिरिंज के बीच संक्रमण किया जाता है। सर्वोत्तम विधि, एक अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि कौन सी है? हॉट एयर वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपाइड बेड तैयार किया जाता है। ऑक्यूपाइड बेड किसके लिए तैयार किया जाता है? नए आने वाले पेशेंट के लिए। पहले से उपस्थित मरीज जो कि चलने में समर्थ हो, जब वो चल ही लेगा तो उसको ऑक्यूपाइड बेड की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले से उपस्थित मरीज जो कि चलने में असमर्थ है, मतलब चल नहीं पा रहा, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? एकदम पेट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंत आप लगाइए हाइपोथैलेमस। बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निम्न द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे जुखाम हुआ हो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये तुरंत फैल जाता है, वायरल डिजीज है ना, तो छींकने से तुरंत फैलता है। जैसे कंटेक्ट में जाएंगे, डायरेक्ट कंटेक्ट में जैसे जाएंगे तो ऐसे फैल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको एक देख लीजिए। 1000 घन फीट आयतन के एक कमरे को धूमीकृत करने के लिए आवश्यक सल्फर की मात्रा कितनी होगी? तो 2000 ग्राम, मतलब 2 किलोग्राम आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंज या कैथेटर। डिस्पोजेबल सिरिंज जो सिरिंज यूज की जाती है, इंजेक्शन यूज किया जाता है, और कैथेटर क्या होता है? कैथेटर अलग अलग कैथेटर होते हैं, जैसे यूरिन कैथेटर होता है, और यूरिन कैथेटर जो डाला जाता है यूरिनेशन के लिए, तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? फ्यूमिगेशन बाय अल्ट्रा, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेज यूज की जाती है ना। क्योंकि ये जो होती है सिरिंज होती है, कैथेटर क्या होते हैं? प्लास्टिक होते हैं, अगर उसमें हॉट एयर करेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगी ना, तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऑटोक्लेव यंत्र का आदर्श ताप एवं दाब कितना होता है? तो ऑटोक्लेव की टेक्निक जो होती है स्टेराइल करने के लिए, तो उसमें 121 डिग्री सेल्सियस पे उसको 15 एलबीएस क्या होता है? पाउंड होता है प्रेशर का। प्रेशर कितना दिया जाता है? 15 एलबीएस, और टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने समय तक? 30 मिनट तक। फिर वो जो चीज़ उसमें रखते हैं वो क्या हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है, पैथोजन फ्री फ्रॉम पैथोजन हो जाती है, पैथोजन से मुक्त हो जाती है वो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंट्रावेनस आईवी इन्फ्यूजन में काम आने वाले रबर उत्पादन के किसी भी तरह के विषैले प्रभाव को रोकने के लिए इन्हें किस में उबाला जाता है? तो 10% क्या लेते हैं? बाई सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि कोई कांच की सिरिंज अवरुद्ध अवस्था उसका पिस्टन बैरल में चिपक गया हो तो ऐसी स्थिति में सिरिंज को क्या करेंगे? तो यदि कोई कांच की सिरिंज हो और वो अवरुद्ध अवस्था में उसी में आपस में चिपक जाते हैं, तो या ग्लिसरीन की 25% जलीय घोल में डालकर 10 मिनट तक उबालते हैं, या फिर नाइट्रिक अम्ल के मंद घोल में डाल देते हैं। दोनों में एक कर सकते हैं आप, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। उपयुक्त दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या ये, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें तो थर्ड ही करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऑप्शन भी ऐसे ही बनाए गए हैं। ये देखिए, एडल्ट से सामान्य बॉडी टेम्परेचर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडल्ट में सामान्य बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 सेंटीग्रेड दिया गया है, और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेंटीग्रेड तो नहीं होता है ना 98। सेंटीग्रेड की अगर बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये हो जाएगा 37। सेंटीग्रेड में तो 37, और फ़ारेनहाइट में तो अधिक वाला 98.6, ऐसे याद करिएगा। कम वाला सेंटीग्रेड वाला होता है और ज़्यादा वाला फ़ारेनहाइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक कैलोरी देने वाला कंपोनेंट कौन है? सबसे अधिक कैलोरी कौन सा देता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? तो फैट सबसे अधिक देता है। 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो 9 किलो कैलोरी प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका भी और इसका भी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट का एक्जिला से टेम्परेचर, एक्जिला मतलब जो ये हाथ के आर्म वाली होती है, इसके नीचे अगर टेम्परेचर लेते हैं तो 99.8 फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर होगा। अगर एक्जिला से लेंगे तो 1 फ़ारेनहाइट प्लस कर देते हैं, तो 99 था अब 100 हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर तो एक इसमें अगर एक्जिला से आप लेंगे बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना रहेगा तो एक कमी आएगा, तो ऑप्शन
नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 100.8 अगर बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तो एग्जिला से अगर लेंगे तो 99.8 फ़ारेनहाइट ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप बदलेंगे तो ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। F-32 इसको ऐसे कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, ये फार्मूला होता है। अगर ये सेंटीग्रेड आप फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे आप रख देंगे जितनी वैल्यू और सेंटीग्रेड में आपका निकल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला एकदम सही है जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी के टेम्परेचर की वह रेंज जिसमें भीतर कोशिकाएं सक्षमता पूर्वक कार्य कर सकती हैं। तो 94 फ़ारेनहाइट से लेके 106 फ़ारेनहाइट तक जो सेल्स होती हैं वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़कर उच्च हो जाता है, तत्पश्चात निश्चित समय अवधि के बाद सामान्य हो जाता है, उसे किस टाइप का फीवर है? तो ये देख लीजिए, क्विटिडियन एक फीवर होता है। फीवर के टाइप होते हैं ना, पायरेक्सिया अगर पढ़ेंगे फीवर तो उसमें अलग अलग, जैसे देखिए इन्वर्स फीवर, रिमिटेंट फीवर, क्विटिडियन फीवर। क्विटिडियन फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर चढ़ाव उतार होता रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो पायरेक्सिया में टेम्परेचर होता है। पायरेक्सिया मीन्स क्या होता है? फीवर ही होता है। फीवर जब हो जाता है तो टेम्परेचर अधिक नहीं होता है, तो पायरेक्सिया मीन्स फीवर होता है। तो लो पायरेक्सिया में टेम्परेचर कितना होता है? लो फीवर में टेम्परेचर कितना होगा? तो 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट तक क्या कहते हैं? लो पायरेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, रीगर्स की क्रमानुसार निम्न 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो रीगर्स देख लीजिए, रीगर्स की क्रमानुसार निम्न में 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग स्टेज को क्या कहते हैं? रीगर्स कहते हैं। पहले कोल्ड आएगा, कोल्ड हॉट आएगा, ये देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में पल्स रेट होती है। टैकी मीन्स क्या होता है? बढ़ना। ये आप अच्छे से जान लीजिए, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। टैकीकार्डिया कभी कभी देता है, कभी कभी ब्रैडीकार्डिया देता है। तो ब्रैडी मीन्स होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैडी मीन्स घटना होता है। वैसे तो लगता है कि ब्रैडी मीन्स बढ़ना होता है, बट बढ़ना नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ब्रैडीकार्डिया दिया है तो घटना लगाएंगे, और टैकीकार्डिया दिया गया है तो बढ़ना लगाएंगे। तो क्या होता है? टैकीकार्डिया में क्या होगा? टैकीकार्डिया में पल्स रेट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो पल्स रेट कितना बढ़ेगा? मोर देन 100 बीट पर मिनट। 1 मिनट में 100 बार हार्ट जो होता है, दिल जो होता है वो धड़कने लगेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 72 से 75 ही नॉर्मल होता है रेंज। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न की सामान्यतः हार्ट रेट कितनी होती है? तो जैसे जैसे न्यू शिशु जो पैदा होता है नया बच्चा, उसका हार्ट रेट नॉर्मल से तो मतलब एडल्ट से तो अधिक होता है। तो 130/140 पर मिनट होता है। 130 से 140 पर मिनट बार उसका धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है? तो 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम अगर लेंगे तो कितना एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, एक रोगी पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर 99.8 है। अगर रेक्टल से आप नापेंगे ना टेम्परेचर, तो एक आपको बॉडी टेम्परेचर के समकक्ष में एक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टल में जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, जितना नॉर्मल बॉडी का होता है उससे एक फ़ारेनहाइट अधिक ही होता है रेक्टल में। तो 99.8 फ़ारेनहाइट रेक्टल टेम्परेचर लिया गया। अब
उसका वास्तविक टेम्परेचर कितना होगा। तो वास्तविक टेम्परेचर आप बता दीजिए 98.8 फ़ारेनहाइट। अगर एक्जिला में रहता है तो जोड़ना पड़ता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, और अगर रेक्टल में तो घटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मामीटर पर न्यूनतम व अधिकतम टेम्परेचर अंकित रहता है। न्यूनतम कितना रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम टेम्परेचर कितना दिया रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर पर, तो 33.3 सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जब बदलेंगे, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया है और आपको सेल्सियस में बदलना है। फार्मूला बताए थे, वही फार्मूला आप लगाएंगे, C=F-32 ये फार्मूला रखेंगे, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमिटेंट, एक ये भी फीवर का पायरेक्सिया फीवर का ही टाइप है। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, तो रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, मॉर्निंग में जो फीवर होता है वो कम होता है टेम्परेचर बॉडी का, लेकिन फीवर अधिक हो जाता है इवनिंग में। तो मॉर्निंग से इवनिंग में 2 से 3 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अधिक रहता है, तो इवनिंग में बढ़ जाता है शाम टाइम में। काफ़ी जब बुखार होता है तो यही रिमिटेंट फीवर ही फॉलो होता है। वो आप सुने होंगे कि दिन भर तो मैं पूरे दिन सही रहता हूँ, शाम को मुझे बुखार आ जाता है, तो यही प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट 31 देखिए, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, ये भी फीवर के प्रकार टाइप ही हैं। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर क्या होता है, इसमें फीवर के चढ़ता उतरता रहता है। फीवर के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं के मध्य अत्यधिक अंतर होता है। मतलब अगर मान लीजिए उच्चतम आपका हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम क्या आ जाएगा, न्यूनतम आपका 36 तक आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है, काफ़ी अंतराल होता है। हाइपर मीन्स अधिक। हाइपर पायरेक्सिया में टेम्परेचर रेंज कितना होता है, तो मोर देन 105 फ़ारेनहाइट तक होता है। हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर मीन्स अधिक होता है। अगर हाइपो देता, कभी कभी देता, ऐसे नहीं है, HYPO हाइपो दे देता है तो घटना होता है, मतलब घटना मतलब कम वाला होगा, और हाइपर अगर देता है तो बढ़ने वाले का ये संकेत होता है। तो हाइपर मीन्स बढ़ना और हाइपो मीन्स घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आर्टरी द्वारा पल्स फील नहीं ली जा सकती है। तो पल्स हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पल्स टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और जो ज़्यादातर लेते हैं कौन सी से, रेडियल आर्टरी, जो यहाँ हाथ में होती है, यहीं से ज़्यादातर लेते हैं, पल्स फील करते हैं। जब यहाँ पे नहीं मिलता तो टेम्पोरल आर्टरी में जाते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा तो कैरोटिड आर्टरी में तो मिलना तय है। अगर कैरोटिड आर्टरी में नहीं मिलेगा तो फीमोरल आर्टरी में तो मिलना तय है। तो बट कोरोनरी जो आर्टरी होती है, ये तो हार्ट के जो मसल्स होती हैं ना, उनको ब्लड सप्लाई करती है, ना कि इसकी आर्टरी से आप पल्स फील कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कैरोटिड आर्टरी से पल्स फील नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेडिकार्डिया। अब देखिए ब्रेडिकार्डिया गई, ब्रेडी मीन्स क्या होता है, घटना होता है। टैकी मीन्स बढ़ना होता है। तो पल्स रेट हो जाती है, कितना हो जाता है, बिलो हो जाता है, 60 बीट पर मिनट हो जाती है, 60 बीट से कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स क्या होता है, ये देखिए 1 हार्ट बीट एंड 2 आर्टरी पल्स को डाइक्रोटिक पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बाउंडिंग पल्स प्रदर्शित करता है। बाउंडिंग पल्स क्या प्रदर्शित करता है, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाने को क्या कहते हैं, बाउंडिंग पल्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट डिस्पोनिया। ये देखिए डिस्पनोइया का अर्थ क्या होता है, डिस्पनोइया मतलब अस्थमा जैसे नहीं होता जाता है, अस्थमा पेशेंट को हो जाता है तो अस्थमा में क्या होता है ना, अब अस्थमा जब पेशेंट हो जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो डीप रिस्पायरेशन करता है, लंबा गहरी सांस लेता है, या फिर रैपिड रिस्पायरेशन, तो वो रैपिड रिस्पायरेशन जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। तो डिस्पनोइया का अर्थ यही होता है, रैपिड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मरीज केवल सीधे बैठकर या खड़े होकर ही श्वसन कर पाता है, लेट कर नहीं कर पाता, तो मरीज की यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति कहलाती है एर्थ्रोपनोइया। ए लग गया ना, एर्थ्रोपनोइया में से वो सांस ले ही नहीं पाता, मरीज की यह स्थिति क्या कहलाती है,
तो एंथ्रोपोनिया कहलाती है। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप क्या बोलेंगे? अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को तो हाइपोक्सिया कहेंगे, हाइपोक्सिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिए, एस्पेक्सिया क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, एस्पेक्सिया मतलब सांस ले ही नहीं पाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वो रिस्पायरेशन RESPIRATION श्वसन वो कर ही नहीं पाता है, एस्पाइक्सिया उसी को कहते हैं। और अगर बात करेंगे हाइपोएक्सीमिया, हाइपोएक्सीमिया में ना ब्लड में क्या कमी हो जाती है? ब्लड में ऑक्सीजन कम होने को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। बट इस क्वेश्चन में तो टिश्यू में कह रहा है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोग काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। वीडियो लगभग आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम 2021 में जितने स्टूडेंट को देना है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करें, और प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट वाइज जितना नेम, आप पेन पेपर कॉपी ले लीजिए, कॉपी में प्लेलिस्ट में एक पूरा लिख लीजिए कि इस प्लेलिस्ट की इस वीडियो को मैंने कंप्लीट देख लिया। फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे शुरू करिए। पूरी वीडियो लगभग 650 वीडियो, वैसे तो 800 वीडियो समथिंग में है, लेकिन 650 वीडियो केमिस्ट्री फिजिक्स ये तीनों मिला के होंगी। तो पूरा आप रिवाइज तो पहले करिए, रिवाइज कर ही नहीं रहे हैं। लगभग 650 वीडियो है, तो टोटल वीडियो रिवाइज करिए। और रिवाइज करिए तो हर वीडियो में कमेंट किया करिए, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना रूटीन बना लीजिए और पढ़ाई ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।